नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन इस वीडियो के अंदर क्लास 9 सब्जेक्ट विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट रिवीजन करने वाले बेटा। यदि आपने अभी भी रिवीजन नहीं किया है तो बिल्कुल बिना देर किए इस वीडियो को जरूर देखें। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद में आपके इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये गारंटी है मेरी। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए बेटा और समझिए कैसा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना, ठीक है। ओके, चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 है बेटा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट नंबर 1 का क्या नाम है? पार्ट नंबर 1 इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के कौन कौन से पदार्थ होते हैं तो देखो, तो उनके बारे में इसमें अपन को अध्ययन करना है, ठीक है। तो नंबर 1 बात आती है बेटा पदार्थ की। पदार्थ क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? मैटर, MATTER, मैटर, यानी पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है बताओ। आपने देखा होगा ये वस्तु किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से, ठीक है। ये फैन किससे मिलकर बना है? पदार्थ से। यानी कि कोई भी वस्तु, ये रिमोट है, ये किससे मिलकर बना है? पदार्थ से। यानी कि कुल मिला की बात है, प्रकृति में जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है सब किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से मिलकर बनी है। तो फिर पदार्थ होता क्या है? पदार्थ होता क्या है? तो बेटा क्या कहेंगे, देखो ये स्थान घेर रही है क्या? इसका कोई द्रव्यमान है, तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, क्या कहलाता है बेटा? पदार्थ कहलाता है। बात आ गई। अब आता है पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो पदार्थ कितने प्रकार का होता है बेटा? पदार्थ, ठीक है। किसके आधार पर? कणों के आधार पर। किसके आधार पर? कणों के आधार पर। तो कणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 2। कितने होता है बेटा? 2। एक होता है बेटा कौन सा? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और एक होता है बेटा अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? कि वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो, यानी कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बताओ बेटा तत्व, अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट, तत्व। दूसरा क्या है बेटा? बोलो, दूसरा क्या कह सकते हैं बेटा? यौगिक, यौगिक, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ का शुद्ध रूप है। बाकी प्रकृति में कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो शुद्ध अवस्था में पाया जाता हो। आजकल मिलावट है। सरसों का तेल, घी देख लो, है ना, कोई भी देख लो, दूध देख लो, सब में क्या है? मिलावट है, अशुद्ध। केवल क्या है? ये 2 ही है प्रकृति में जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। फिर आती बात बेटा किसके बारे में? अशुद्ध पदार्थ के बारे में। ये सर अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो देखो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है? अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्योंकि बेटा रिवीजन करा रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, ठीक है, तो समझ लेना, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप में समझाता हुआ चलूंगा। तो क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल नंबर क्या आएगा बताओ, बोलो। जैसे एग्जाम्पल मैंने भी बताया था दूध, ठीक है। आगे आ जाओ, है ना, सभी मसाले, सभी मसाले, ये सब क्या होंगे बेटा? अशुद्ध पदार्थों के उदाहरण। जब बात समझ में आ गई, फिर आते हैं बेटा पदार्थ के
गुण। अब पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, तो पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ना जाएंगे। तो देखो पदार्थ कौन कौन से गुण रखते हैं। नंबर 1, बताओ पदार्थ आपने कभी तोड़ा है, किसी पदार्थ को तोड़ा है, जैसे मिट्टी का कण है, या आपने चौक वगैरह देखा होगा, तो चौक को तो तोड़ा होगा ना। चौक है, उस चौक को अपन तोड़ते हैं तो आप देखते हो तोड़ के या पैर से अपन उसको दबाते हैं, तो दबाने पर क्या देखते हैं कि वो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? पदार्थ के गुण के बारे में। तो पदार्थ के गुण, ठीक ना। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण क्या है। तो देखो नंबर 1 मैंने क्या कहा कि पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्योंकि छोटे छोटे कणों से अपन देखो, जब चौक को अपन किसे पैर से क्या होता है दबा देते हैं या उसको तोड़ते हैं, हथौड़े से मारते हैं, तो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पदार्थ के नंबर 1 गुण क्या हो गया? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहली बात है ना। दूसरी बात, जैसे एग्जाम्पल माने कि जैसे कि चौक है ना, इस चौक का क्या है पाउडर, आपने देखा होगा। इस चौक को अपने क्या किया है ना, चौक के पाउडर से क्या बनाया बेटा? चौक बनाया। बताओ जो चौक बनाया है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाया नहीं बना? हाँ, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाया या नहीं बना? तो आप कहोगे सर ये चौक है ना जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब चौक क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। तो क्या कहेंगे बेटा कि बताओ पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नंबर दूसरी बात कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, ठीक है, या रसना ले लेना। रसना जानते हो? रसना, ठीक है। आप ऐसा करना, रसना का एक पाउच खोलना और एक पाउच खोल के आधा लीटर के अंदर या आधा लीटर के अंदर डाल देना पानी के अंदर और मिक्स करना। और मिक्स करने के बाद में रसना बना लेना, कुल मिला की बात है। अब क्या करना, हाँ, एक गिलास सबको अपने परिवार वालों को पिलाना और एक गिलास आपके लिए रख लेना, ठीक है। जैसे आपने रख लिया एक गिलास बना, आधा गिलास पी लेना, बचा आधा गिलास। आधे गिलास में पानी डालना। क्या डालना? पानी डालना, बराबर कर लेना, वही एक गिलास हो जाएगा पूरा। फिर आधा गिलास फिर पी लिए, फिर पानी डालना, है ना। तो आप देखोगे क्या कि जैसे जैसे अपन में क्या है उसमें पानी डालते जाते हैं ना, तो उसका कलर क्या होता है? चेंज होता रहता है। कलर क्या होता रहता है बेटा? चेंज होता रहता है। पहले कौन सा डार्क कलर था, धीरे 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 कौन सा कलर हो गया, यानी कि बेटा क्या हो गया? लाइट कलर। इसका मतलब कह सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं बेटा? बोलो, बहुत बारीक होते हैं। क्या होते हैं? बारीक होते हैं। क्या होते हैं? बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। इसका मतलब क्योंकि आपने आधा पानी पी लिया, आधा कण आपके अंदर चले गए, आधे कण उसके अंदर बचे, फिर आपने पानी डाला, फिर आधा पी लिया, इसका मतलब बहुत ही बारीक होते हैं। क्या है ये? दूसरी बात है क्या? पदार्थ के कण क्या होते हैं बेटा? पदार्थ के ऐसे लिखते, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बेटा? रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। तीसरी बात आ गई, दूसरी बात है ना, जैसे एग्जाम्पल देना रसना, ठीक है ना। अब आ जाता है उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दे लेना। क्या देखो, आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि पानी, आपने पानी को गिराया और पानी को गिराया, तो आप देखोगे कि पानी जब उसको गिराया तो ये क्या होगा? एक रो में एक सीधी रेखा के अंदर क्या होता है? गति करता है। ये तो नहीं कि चारों तरफ फैल जाता है पानी, नहीं, ज्यादा मात्रा में गिरेगा जब फैलेगा। आप कम मात्रा में गिराओगे तो क्या होगा? एक ही दिशा में, ढलान की तरफ क्या होगा? जैसे नदी बह रही है ना उस दिशा में, है ना, उसी प्रकार ढलान की तरफ क्या होता है ना, एक किसके साथ में? पंक्ति के साथ में, है ना, क्या होगा? एक दूसरे के प्रति बहता हुआ जब निकल क्या जाता रहता है। इसका मतलब ये आया कि पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी पूरा पानी है ना उसी में फैलेगा नहीं चारों तरफ, क्योंकि एक बार जिस दिशा में कण ने गति करना स्टार्ट कर दी, उसके पीछे पीछे सारे कण गति करते हुए आ जाते हैं। जिस प्रकार से दोहरा बनता है उस प्रकार से एक क्या लाइन सी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कहा? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बात आ गई। चलिए फिर अगला आ जाता है बेटा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे जो गैस वगैरह होती है ना, आप गैस वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी तो आपने क्या देखा होगा, वो थोड़ी देर बाद में पहले यहाँ थी, अब वो पूरे अरे यार कौन सा दे खुशबू करती है ना, कहते हैं कि कहते पर लोग ऐसे। तो इसका मतलब क्या, पहले यहाँ से फिर वहां से आपने क्या अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती उस कोने में जलाई तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, है ना। आपने सेंट लगाया तो सेंट की खुशबू तक पहुंच रही है। बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कारण क्या, मैंने सेंट तो यहाँ लगा रखी है और उसकी खुशबू कहाँ तक पहुंच रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है ना। मैंने पढ़ाई तो यहाँ कर रखी है, लेकिन उसका ज्ञान कहाँ तक पहुंच रहा है, पूरे लोगों तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो क्या कहा बेटा कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते रहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या आया कि पदार्थ के कण कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। ये बात आ गई बेटा, ये इंपोर्टेंट है प्रश्न, इसको स्टार लगा देना, है ना, इंपोर्टेंट प्रश्न। फिर आता है बेटा आगे की तरफ क्या कि पदार्थ के अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं गुण पढ़ लिए। अब आते हैं बेटा पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ कितनी अवस्था में होता है? पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बेटा? देखो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? सामान्य तो होती है कितनी? 3, लेकिन पढ़ते कितने? 5। कितने? 5 अवस्थाएं होती है, ठीक है। आज के 5 होने लगे। नंबर 1 कौन सी हो गई? पहली टॉस। दूसरी कौन सी अवस्था होगी बेटा? द्रव। तीसरी कौन सी अवस्था होगी? गैस। चौथी कौन सी अवस्था होगी बेटा? चौथी कौन सी होगी बेटा? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी हो गई? बेस। BEC बेस। ये बेटा कितनी अवस्थाएं हो गई? 5। लेकिन पढ़ेंगे कितने के बारे में? 3 के बारे में। कितने के बारे में पढ़ेंगे? 3 के बारे में। नंबर 1 टॉस। चलो टॉस। देखो बेटा यहाँ पर मैं 2 चीज ले रहा हूँ, एक तो होता है आकार, एक ले रहा हूँ आयतन, ठीक है ना। एक 3 चीज ले लेता हूँ, चलो एक और लेता हूँ संपीड़न, एक और ले लूँ, चलो 3 ही बहुत है, मान लीजिए आकार, आयतन और संपीड़न। नंबर 1 ये क्या है बताओ? टॉस है, इसको दबा के देखो, ठीक है ना। क्या होगा? इसका आकार चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। चलिए देखो मैं गिरा के देख रहा हूं, फिर भी इसका आकार चेंज नहीं हो रहा है क्या? आकार चेंज नहीं हो रहा, तो आकार चेंज, ठीक है। मैंने इसके पास में फेंका, इसको मार कर, उसके पास में भी वजन उतना ही रहेगा। इसने उसके पास में फेंका, उसके पास भी वजन उतना ही रहेगा, उसके पास भी वजन उतना ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका भार चेंज नहीं होता है, इसका भार चेंज नहीं होता है। इसका मतलब आयतन उतना ही था, उसके पास गया, उसका आयतन गोल था तो वहां पर भी गोल ही है। इसका मतलब आकार और आयतन क्या हो गया? निश्चित। क्या हो गया? तो टॉसों का बोलो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या होता है? क्या होता है बेटा? दोनों निश्चित होते हो, निश्चित होते हो, ठीक है। अगली बात क्या है बेटा? संपीड़न। क्या होता है? संपीड़न। मैंने अभी आपको कहा था दबा के देखो, क्या है? इसका आकार चेंज हो रहा है क्या? क्या इसमें संपीड़न हो रहा है क्या? इसको दबाया जा रहा है क्या? नहीं, है ना, नहीं दबाया जा रहा है ना बेटा। इसका मतलब इसमें संपीड़न नगण्य। क्या पाया जाता है बेटा? संपीड़न का गुण क्या पाया जाता है? बोलो नगण्य, यानी ना के बराबर, ठीक है। ये आगे और आगे बात से तो बेटा बोलो वो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, जिसमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। एक और आ जाता है कणों के बीच, कणों के बीच बल।
चलो ये भी लिख ही लेता हूं, बीज बल। ठीक है, तो कणों के बीच में कौन सा बल लगाया जाता है? बोलो, अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? परबल होता है। क्या होता है? बोलो, कणों के बीच में जो आकर्षण बल है क्या होगा? परबल। क्या होता है? परबल होता है। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है बेटा? ठोस। उसके बाद क्या आ गई? द्रव। क्या आ गई? द्रव। दूसरी अवस्था द्रव। तो देखो, आपने देखा होगा पानी, है ना? पानी को, या आपने दूध की थैली देखी, दूध की थैली को आपने फाड़ा, भगोनी में डाला, उसी आकार का ग्रहण कर लिया। भगोनी में से आपने चाय बनाई, कप में डाला, उसी आकार ग्रहण किया। कप में से पिया चुस्की ले लेके, और जैसे पिया तो आपने उसी का आकार ग्रहण कर लिया। इसका मतलब क्या कहा कि बेटा जो द्रव है उसका आकार क्या होता है? आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। लेकिन आयतन, आधा लीटर दूध लेके आए, घर में आते 1 लीटर थोड़ी हो गया, नहीं होता ना 1 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 1 लीटर हो जाएगा। घर वाले पानी मिला दे तो बात अलग है, बाकी वैसे अगर पानी वगैरह नहीं मिलाए उस भगोनी में डालने पर वो आधा लीटर ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? उसका आयतन क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? तो ये बताओ, द्रवों का क्या होगा? आकार में क्या होगा? बोलो, अनिश्चित। आकार क्या होगा बेटा? अनिश्चित। ठीक है ना? और लेकिन आयतन क्या होगा? बोलो, आयतन क्या होगा? निश्चित। क्या बात आ गई है? फिर आता है बेटा संपीड़न। क्या होता है? संपीड़न। चलो, किसके अपेक्षा? ठोसों की अपेक्षा थोड़ा दबाया जा सकता है इसको। ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा दबाया जा सकता है। तो क्या होगा? ठोसों से अधिक। ठोसों से बोलो अधिक। फिर आता है बेटा अंतराण्विक आकर्षण बल। कणों के बीच में आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या आएगा बेटा? बोलो, यहां तो प्रबल था, तो यहां क्या जाएगा? दुर्बल। क्या होगा? कम लगेगा। ठोसों के बल लगेगा, सही लगेगा ना? कम। तो क्या होगा? दुर्बल। क्या लगेगा? दुर्बल। क्या बात आ गई समझ में? ठीक है, फिर आता है बेटा पदार्थ की तीसरी अवस्था आ जाती है, कौन सी? गैस। कौन सी अवस्था आ जाती है? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था किसे कहीं बताओ? आपने कभी देखा है जो घरों में सिलेंडर भरी होती है, ठीक है ना? घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी। एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रवित। क्या कहते हैं? द्रवित। बोलो, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना? और अपने जो ऑटो वगैरह चलते हैं ना, गाड़ियां वगैरह, किससे चलती है? सीएनजी से। किससे चलती है? सीएनजी। ये तो किसका नाम हो गया? एलपीजी का। किसका नाम हो गया? एलपीजी का। और सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस बेटा इंपोर्टेंट है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है और एलपीजी का पूरा नाम क्या है? आगे बात समझ। चलो, अब आपने देखा होगा जो एलपीजी होता है, सिलेंडर में भरी होती है, आपने देखा होगा उसको क्या कहते हैं? प्रेस करके, यानी दबा दबा कर उसको भरा जाता है। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। उस दाब लगाया जाता है और दाब लगाकर उसको भरा जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब उसको दबाया जा सकता है। ठीक है, सिलेंडर में डाल दिया, सिलेंडर में से क्या होगा? उस बर्नर के माध्यम से ज्वाला के रूप में कहां चली जाती है? वायुमंडल में। तो पहले तो इतना आकार था, अब काम पूरी वायुमंडल में फैल गई। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब दहन करने पर, जब उसका दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पूरे वातावरण में फैल जाती है। इसका मतलब उसका आकार क्या होगा? अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित। और आयतन भी क्या होगा? अनिश्चित। आयतन भी क्या होगा? अनिश्चित होगा। ठीक है ना? आप उसको कंप्रेस दबा दबा कर और अधिक उसमें गैस भरी जा सकती है। तो क्या होगा? इसका आकार और आयतन क्या होता है? गैसों का। गैसों का क्या होगा? एक तो आकार और एक होगा बेटा आयतन। आकार और आयतन क्या होंगे? दोनों अनिश्चित। क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। अनिश्चित होंगे, है ना? दूसरी बात, संपीड़न क्या होगा? सबसे अधिक। संपीड़न क्या होता है ना? संपीड़न क्या होता है? सबसे अधिक। सबसे अधिक। ठीक है। और एक आता है बेटा कणों के बीच। कणों के बीच कौन सा बल लगता है बेटा? रिपल्सन बल, यानी प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना? क्योंकि इनके कण एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, फिर वातावरण में फैलते रहते हैं।
क्या बात आ गई? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़ी तुमने? 3, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। भैंस और प्लाज्मा जब तुम लोग 11वीं क्लास में आओगे तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो कुछ केमिस्ट्री में आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अपने क्योंकि सिलेबस में 3 ही एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेगी। अब बात आती है बेटा आगे की तरफ। ये हो गया पदार्थ की अवस्थाएं होगी। अब आती है नेक्स्ट, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकता है? बताओ। जैसे माना कि आपने कभी देखा लोहा, लोहा देखा है क्या? लोहा देखा है बेटा? लोहा, लोहे को गर्म करके क्या द्रव में बदला जा सकता है क्या? आपने देखा होगा कि सर लोहे को मैं द्रव में बदल सकता हूँ। लोहे को मैं किसमें बदल सकता हूँ? द्रव में। जैसे आप उसको गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिल्कुल लाल हो जाएगा, फिर उसके बाद लावा, किसी लावा के रूप में, और वो द्रव में बदल जाएगा। तो यानी कि ठोस से किसमें बदल दिया? द्रव में। चलो आप तो बर्फ तो देखे होंगे, बर्फ का एग्जाम्पल तो देखे होंगे, बर्फ जानते हो ना? बताओ बर्फ में क्या होता है? आप उसको थोड़े से क्या धूप में रख दो, पिघल जाएगा, और वापस फ्रीजर में रख दो, जम जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? पदार्थ को ताप देने पर, पदार्थ को ताप देने पर उसकी अवस्था बदली जा सकती है। तो नंबर 1। दूसरी बात, दाब देने पर, बिल्कुल हाँ। जैसे मैंने अभी कहा था आपको, जब एलपीजी गैस होती है सिलेंडर में, उसको बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तो दाब लगा दो, किसमें? द्रव अवस्था में। किसमें आ जाएगी? द्रव अवस्था में। तो क्या कहा? इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या है? पदार्थ को ताप एवं दाब, ताप एवं पदार्थ को, पदार्थ है ना के ऊपर, इसलिए तो पदार्थ के ऊपर ताप एवं दाब लगाकर उसकी अवस्थाएं बदली जा सकती है। अवस्थाएं बदली जा सकती है। तो क्या होता है? पदार्थ की जब क्या लगाए, एक दाब लगा दो, एक ताप लगा दो, तो उसकी अवस्थाओं को अपन बदल सकते हैं। आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल बर्फ। ठीक है, कई एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैं 3-4 एग्जाम्पल ले लेता हूं। देखो नंबर 1 ऐसे ले लेते, चलो देखो नंबर 1 पहली बात आती है आपको ठोस, फिर नंबर 2 क्या ले लिया आपने? द्रव, फिर नंबर 3 क्या ले लिया आपने? गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जो मैं एरो बना रहा हूं एक ही दिशा में बना रहा हूं, ये इधर, तो ये इधर, और ये एक दिशा में, यानी कि ये इधर से इधर जा रही है। अब मैं इसका उल्टा एरो बना लेता हूं, इधर से इधर, इसका इधर से इधर, और इसको इधर से इधर। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा होगा नंबर 1 पहले आती है बेटा क्या? देखो आपने कभी देखा होगा ठोस को द्रव में बदलना, ठोस को द्रव में बदलना। तो ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ये ठोस है, ठोस है किसमें बदला आपने? द्रव में। तो ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है बेटा? बोलो। ठोस को द्रव में बदलना कहलाता है गलनांक। क्या कहलाता है उसका? गलनांक कहलाता है। ठीक है ना? क्या होता है? गलनांक कहलाता है। नंबर दूसरी बात, द्रव को गैस में बदलना। द्रव को गैस में, जैसे पानी धूप में सुखाया आपने देखा होगा, तो क्या हो गया? वाष्प बनकर उठ गया, तो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण हो गया। हाँ सर, पानी धूप में सुखाया, ऐसे यहां पर देखा होगा ठोस बर्फ, तो अपन कहते हैं ना बर्फ को क्या धूप में रख देते हो, बोले जी बर्फ तो पिघल गई। क्या हो गया? बर्फ तो पिघल चुकी है। कहते नहीं कहते? या मम्मी बर्फ तो पिघल गई, तो मम्मी ने कहा बुद्धू तेरे में दिमाग नहीं है क्या? वो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ के कण गतिशील हो जाएंगे, और गतिशील हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा? गतिशील हो जाएंगे तो द्रव में बदल जाएंगे। तेरे टीचर ने इतने से नहीं पढ़ाया क्या तुझे? नहीं पढ़ाते, नहीं साइंस वाले टीचर पढ़ाते नहीं, है ना? तो इसलिए नहीं बेटा पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? हाँ, तो बेटा थोड़ा सा क्या है, क्या होगा कि पदार्थ के कण जैसे ही ताप अगर गतिशील हुए तो द्रव में बदल गए, द्रव को और ताप दिया तो किसमें बदल गए? गैस में बदल गए। अब गैस को ठोस में बदल दिया, है ना? तो गैस को ठोस में बदलना, जैसे आपने एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा। कपूर, कपूर देखा है ना? कपूर देखा है। फिनोक्सिलिन देखी, फिनोक्सिलिन गोलियां जो लेटरिन बाथरूम वगैरह में रखते हैं, है ना? नैप्थलीन, नैप्थलीन कौन सी आती है? नैप्थलीन, फिनोक्सिलिन अलग होती है, नैप्थलीन गोलियां, है ना?
वो नेपथलीन गोलियां देखी होगी ना, वो नेपथलीन गोलियां कहा है जो है ना जहाँ पे बाथरूम वगैरह होते हैं वॉशरूम वगैरह वहां डाल देते हैं। बिना द्रव्य में बदले आपने देखा कुछ समय बाद वो वाष्पीकृत हो जाती है ना, वाष्पीकृत हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो उसमें क्या आ जाता है बेटा, वो क्या होती है बेटा, वो एक प्रकार की क्या है गैस, क्या होता है ठोस से गैस में बदलती है, ठोस से गैस में बदलती है। तो देखो बेटा ठोस से, चलो एक बार ऐसे गैस से ठोस में बदलना है, तो गैस से ठोस में बदलना है तो क्या कहलाता है बेटा, जैसे किसी पदार्थ को ठोस से बिना द्रव्य में बदले गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैस से ठोस में बदलने की क्रिया को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं बेटा, संघनन। क्या कहते हैं बेटा, संघनन कहा जाता है। आगे बात समझ में, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा गैस से ठोस में, गैस से ठोस में नहीं, निक्षेपण करते हैं उसमें, अवक्षेपण, निक्षेपण। क्या कहते हैं बेटा, निक्षेपण। क्या कहते हैं बेटा, निक्षेपण करते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा आगे की तरफ, देखिए फिर आता है बेटा उल्टा चलते हैं इस तरह से, द्रव से गैस में बदल रहे हो, द्रव से ठोस में, द्रव से ठोस में बदल रहे हो, द्रव से ठोस में बदल रहे हो, तो देखो द्रव पानी है, ठोस में बदला तो क्या कहते हैं, जमना। क्या कहते हैं इसको, जमना कहते हैं। फिर आता है बेटा गैस से द्रव में बदल रहे हो, गैस से द्रव में बदल रहे हो। जैसे कि पानी को आपने वाष्पीकरण किया और वाष्प को क्या कर रहे हो, ठंडा करते जा रहे हो, तो शुद्ध पानी बन रहा है ना, फिल्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं संघनन। इसे कहते हैं बेटा संघनन, संघनन। ठीक है, फिर आ गया बेटा क्या आ गया, ठोस को ताप देने पर, गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में बदल जाए। ठीक है ना, और गैस को ठंडा करने पर वापस पुनः ठोस में बदल जाए, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है बेटा, ऊर्ध्वपातन। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से देखो आपको यहां समझ में आ गया होगा, ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया को, ठोस को गलना, द्रव को ठोस में बदलने की क्रिया को जमना, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण, गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन। ठीक है, उसके बाद आता है गैस से ठोस में बदलने की क्रिया को निक्षेपण। क्या कहते हैं बेटा, निक्षेपण। और ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखते जाओ, जैसे इसका एग्जाम्पल किसका देते हो, बर्फ का। इसमें एग्जाम्पल किसका देते हो, इसमें बर्फ का देता हूं। इसमें एग्जाम्पल किसका दे देते हैं, वाष्पीकरण सब जानते हैं, संघनन जानते हो ना, शुद्ध है ना, पानी की वाष्प का शुद्ध पानी में बदलना, पानी की वाष्प को शुद्ध पानी में बदलना है ना, द्रव में बदलना, ये भी जान जाओगे, संघनन कहलाती है। निक्षेपण जान दो, गैस से ठोस में बदलना, गैस को ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। और ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो क्या कहते हैं, किसी पदार्थ को ताप देकर बिना द्रव्य में बदले सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। आगे, और ठोस को ताप देने पर बिना द्रव्य में बदले गैस में बदल गया तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे से ऐसे चलेंगे तो निक्षेपण। क्या कहलाएगा, निक्षेपण कराता है। अब बात आती है बेटा, हाँ ऊर्ध्वपातन का आपको चित्र पूछ सकता है, ऊर्ध्वपातन का तो क्या कहेंगे, ठोस को क्या दिया आपने बेटा, ताप, और ताप देने में किसमें बदल रहा है, गैस में, बिना द्रव्य में मतलब गैस में बदल रहा है, ये क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसका चित्र पूछ लिया जाता है बेटा एग्जाम्पल। देखो चित्र में एक इस प्रकार के चित्र कैसे बनाना चाहिए, तो चित्र बनाना नहीं आता, दो रेखा टेढ़ी है तो इस प्रकार से उन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, यहां से एक स्टैंड, एक यहां से, एक यहां से स्टैंड, एक यहां से, इसके ऊपर क्या रखे बेटा, है ना, चाइना डिश। पहले ऐसे अर्धगोला बनाओ ये, ठीक है, और इसके ऊपर क्या रखा, उल्टी क्या होगा, फनल लिख देते हैं, ये फनल, और इसको ऐसे, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा अलग यहां से, और ये एक और ये हो गया। इसके ऊपर क्या कॉटन लगा दो, क्या लगा देना, कॉटन। क्या लगा देना बेटा, कॉटन। और नीचे से यहाँ पे इसको गर्म करने के लिए क्या लगा देना, बर्नर वगैरह, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ बर्नर, तो ये बर्नर लगा देना। ठीक है, यहाँ पर फ्लेम लगा देना इसकी। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, इस प्रकार से ना। अब यहां से क्या होगा, इसमें क्या डाल देना,
कपूर, और ये कपूर को गर्म करने पर क्या होगा, गैस में बदल जाएगी, कॉटन के ऊपर जमा हो जाती है, ठीक है ना। बिना द्रव में बदले किस में बदल जाएगी, गैस में, ठीक है ना। और गैस को ठंडा करने पर पुनः ठोस में बदल जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन हो गया, वाष्पीकरण हो ही गया। फिर उसके बाद में आती है बेटा शीतलता। क्या आ जाती है बेटा, शीतलता। तो देखो कुछ परिभाषाएं एक दो और है, देखो वो पढ़ लेते हैं, पढ़ लो। नंबर 1 आती है बेटा क्या, पहली बात है गलनांक। क्या आती है बेटा, देखो एक आता है गलनांक, गलनांक, और एक क्या आता है बेटा, क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है ना। और एक और बात आती है, देखो गलनांक की गुप्त ऊष्मा, गलनांक की गुप्त ऊष्मा, और एक आता है बेटा क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा। क्या आती है बेटा, क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। देखो ये बहुत आसान सी बात। कोई ठोस पदार्थ है, वह ताप जिसको क्या करते हैं, वह ताप, वह न्यूनतम ताप जिसमें किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए, वह न्यूनतम ताप जिसमें किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदला जाता है, तो उस न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं बेटा, उसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक। जैसे कि आप जानते हैं बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा, क्या आपने देखा होगा बेटा कितना हो जाता है। आप थोड़ा सा ताप दोगे 25 डिग्री सेल्सियस पे आराम से, जैसे पिघल के जाने लग जाएगा, है ना। रूम टेम्परेचर पे आप रख दो, पिघल के जा रहा है, तो उसका गलनांक पॉइंट कितना हो गया, 25 पर, कितना 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या होगा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदलता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, गलनांक, ठीक है। उसके बाद आता है क्वथनांक, अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग, बोलो बेटा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, उबलना, बॉइलिंग का होता है उबलना। अब बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जैसे पानी का उबल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया कि वह अधिकतम ताप, वहां तो न्यूनतम था, वहां पर अधिकतम नहीं, वह अधिकतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है, क्या लगता है, उबलने लगता है, उसे क्या कहा जाता है, उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है बेटा गलनांक की गुप्त ऊष्मा। देखो इसमें क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को, 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब, या इसको शॉर्ट में कहते हैं 1 एटीएम। क्या कहते हैं बेटा, 1 एटीएम, एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम दाब। अब ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वो क्या होता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का घेरा है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा, पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा जितना दाब लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, वायुमंडलीय दाब या 1 एटीएम कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, पृथ्वी की सतह के ऊपर की तरफ जो वायु है, उस वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब। तो मैंने क्या कहा, किसी ठोस पदार्थ को, बोलो 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर क्या कहते हैं, द्रव में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है या जितना ताप दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गलनांक की गुप्त ऊष्मा, गलनांक की गुप्त ऊष्मा। जैसे यहां ले लिया बर्फ, कितना ले लिया, 1 किलोग्राम, इसको किसमें बदला आपने, द्रव में, किस पर, एटीएम पर, वायुमंडलीय दाब पर। तो क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम बर्फ ठोस पदार्थ को वायुमंडलीय दाब में द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जा रही है उसे क्या कहते हैं बेटा, गलनांक की गुप्त ऊष्मा, गलनांक की गुप्त ऊष्मा। बात आ गई। फिर ऐसे आ जाती है पास में क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा। अब क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे, ये भी बहुत आसान सी परिभाषा होगी, यहां पर भी बोल लो। क्या होता है, बोलो 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को, 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ, ठीक है, या ठोस पदार्थ का एक ही बात है, द्रव ले लो या ठोस ले लो, ठीक है ना। कितना, वायुमंडलीय दाब पर, किस पर, वायुमंडलीय
दाब पर, किसमें बदलने के लिए? हाँ, उसको उबालने के लिए, उसको उबालने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसमें क्या कहा जाता है बेटा? क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस या द्रव पदार्थ को उबालने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वाष्पीकरण अभी बताया था, वह वाष्पीकरण क्या कहते हैं? द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आगे बात, अब यहां से थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे मेरे को याद क्या कि तापमान को परिवर्तन करना, तापमान को परिवर्तन करना, यानी तापमान को केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में। तो देखो यहां से आता है, अगर आपको सूत्र याद रखना है तो वो याद रख लो, सूत्र याद रखना है तो वो याद देखो, क्या डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो चलो पहले आपको लिखा हूं मैं सेल्सियस, सेल्सियस, सेल्सियस आपको याद होगा, सेल्सियस को सी से इंडिकेट करते हैं, है ना? तो सेल्सियस को अपन किसमें कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट बाय द केल्विन। सेल्सियस को किससे कन्वर्ट करना है बेटा? केल्विन में। तो क्या लिखेंगे? सेल्सियस प्लस तापमान, सेल्सियस में से लिखता हूं तापमान सेल्सियस में, सेल्सियस में सी, ठीक है ना? सेल्सियस में प्लस 273 कर देना, है ना? 273 और ब्रैकेट पे लगा देना क्या? अब किस में बदल जाएगा ये? केल्विन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में, ठीक है? जैसे मैंने कहा यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस को, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो आप क्या करोगे? ठीक है ना? तो सूत्र लगा दो, बोलो सेल्सियस बराबर क्या होता है? सेल्सियस में बदलने के लिए नहीं, यहाँ तो केल्विन हो गया ना, है ना? बिल्कुल, तो केल्विन क्या हुआ? सेल्सियस में बदल गया। अब वो सेल्सियस को किस में बदलना है बेटा? केल्विन में। किस में बदलना है? केल्विन में। तो देखो यहाँ लिखेंगे तापमान केल्विन में, ऐसे लिखो तापमान केल्विन में, केल्विन में, है ना? बराबर क्या होगा? बोलो तापमान सेल्सियस में, तापमान सेल्सियस में प्लस 273, ये होगा बेटा सूत्र, है ना? और इसको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? यहाँ बोलो, यहाँ तापमान किसमें रहेगा? केल्विन में, और इसको 273 माइनस कर दो तो फिर किसमें आ जाएगा? सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है ना? ये सूत्र होगा दो। तो बताओ क्या हो जाएगा? तापमान कितना है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 है 3 8 और 7 है 2 9 और 2 का तो 298 केल्विन। क्या बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में फिर आती है बेटा, क्या आपको दे देगा ऐसे 605 केल्विन, 605 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस में बदलिए। अब क्या करोगे आप लोग? सेल्सियस वाला फॉर्मूला लगाओ, तो तापमान सेल्सियस में, तापमान सेल्सियस में सी में बराबर क्या होता है? बोलो तापमान केल्विन में, तापमान केल्विन में माइनस 273। ये सूत्र याद रखना है बेटा, ठीक है ना? हाँ, अब बताओ तापमान केल्विन में कितना है? 605 माइनस 273 घटा दो, 5 में से 3 गया तो 2, 10 में से 7 गया तो 3 और 5 में 2 गया तो 3, कितना आ जाएगा बेटा? 232 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया अपने पास में तापमान। तो तापमान कन्वर्जन की इकाई आ गया आपको समझ में? देखो तापमान केल्विन में बदलना है तो 233 प्लस कर दो, क्योंकि केल्विन इकाई छोटी है तो छोटी है तो प्लस करने पर ज्यादा आएगा, और केल्विन को सेल्सियस बदलना है तो केल्विन तो बड़ी इकाई, छोटी इकाई है और सेल्सियस बड़ी है, तो छोटी से बड़ी में बदलना है तो माइनस, और बड़ी से छोटी बदलना है तो प्लस। कैसे याद रखो? बड़ी से छोटे में बदलना है तो प्लस और छोटी से बड़ी में बदलना है तो माइनस। आगे बात समझ में? अब आता है बेटा शीतलता। क्या जाती है? शीतलता, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे यहाँ पर तो क्वेश्चन बढ़ेगा बनेगा। अगले पार्ट की समाप्ति की ओर है ना बेटा? हाँ, ऐसा नहीं कि यार और बच्चों की तरह, अरे यार अभी तो एग्जाम बहुत दूर है ना, पढ़ लेंगे, अभी तो 27 को है ना, अभी तो बहुत दिन है, फिर कल, अभी तो यार बहुत दिन है, बहुत दिन करते करते पढ़ते कुछ भी नहीं है, और एग्जाम पास में दूसरे दिन आता, अब क्या पढ़ूं? तो बेटा आपको ऐसे नहीं बनना है,
आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कंटिन्यू स्टडी करते रहना है, कभी पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि बेटा लगातार पढ़ाई करते रहने से धीरे 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 बूंद बूंद करके क्या है गड़ा बढ़ता रहता है और अपन को पाठ कवर होता रहता है। ऐसे नहीं कि मैं एक साथ सारी चीजें पढ़ूं, बेटा एक साथ कभी भी खाना नहीं खाया जा सकता। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पढ़ना ही पढ़ना है, इसको देखना। देखो अब आती है बेटा शीतलता। क्या आती है? शीतलता। या आगे शीतलता देखो क्या होता है। शीतलता क्या होती है समझना। देखो आपने देखा होगा, जैसे ये क्या है बेटा, कटोरी ले लेते हैं, ये कटोरी बना दिया, ठीक है, इस कटोरी और एक ले लेते कप, ठीक है, ये कप। अब आप देखोगे कि इन दोनों में से पहले चाय कौन से में ठंडी होगी, तो आप कहोगे सर कटोरी में। हमें बुद्धू बचपन हम भी जानते थे, तो चाय किसमें ठंडी होगी बने? कटोरी में। कटोरी वाली चाय जल्दी ठंडी होगी, हाँ, और ये लेट ठंडी होगी। अब बताओ तो आप कहोगे सर इसका आयतन बड़ा है इसलिए वो जल्दी ठंडी हो गई, और इसका आयतन कम है, इसका आयतन कम है इसलिए क्या होगी लेट ठंडी होगी, इसका आयतन ज्यादा है इसलिए जल्दी ठंडी हो गई। अब क्यों आई? जाहिर सी बात, क्या हो गई, ऊष्मा निकल गई बाहर, चली गई। आइए इसमें से धीरे धीरे क्या है, थोड़ा स्थान आयतन कम था, धीरे धीरे ऊष्मा निकल गई, धीरे धीरे ठंडी हुई। लेकिन कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है अब वो पता नहीं है। तो देखो देखो बेटा क्या होती है, ये कारण है शीतलता के कारण। कैसे कारण? अब शीतलता होती क्या चीज, ध्यान समझना, ध्यान से समझना बेटा। क्या होगा, जैसे क्या होगा, जो हमारे वातावरण है, क्या है बेटा, वातावरण, उस वातावरण में क्या है, तापमान है, हीट है, सूर्य के प्रकाश के कारण, हाँ, सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, ठीक है। अब वो क्या होंगे, ध्यान समझना। तो जब पानी की जो चाय की गर्म करना है ना, वो क्या करते हैं, आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्योंकि बेटा कण क्या कर, अभी बताया था मैंने, पदार्थ को ताप देकर उसकी अवस्था बदली जा सकती है। अभी क्या किया इसने, इस चाय के कणों ने, ये चाय के कण थे जो गर्म थे, उन्होंने क्या किया, क्या होगा, आसपास के जो वातावरण की जो ऊष्मा है, क्या बेटा, वातावरण की जो ऊष्मा है ना, उस ऊष्मा को क्या किया, ग्रहण। क्या किया, ग्रहण। अब इनके पास क्या गई, पावर, क्या गई, और अभी क्या करेंगे, गति कर सकते हैं, है ना। इन्होंने इतनी ऊष्मा ग्रहण कर ली कि ये अब मैं फ्री होकर जा रहा हूं, तो क्या किया उन्होंने, किसी जल के कणों ने क्या किया, इतनी आसपास के वातावरण की ऊष्मा को ग्रहण करके ये क्या हो गए, वाष्पशील, क्या हो गए, वाष्पशील हो गए। और जब आसपास के वातावरण की ऊष्मा को ये ग्रहण कर लिए, बताओ आसपास का वातावरण क्या हो जाएगा, यहाँ का वातावरण तो क्या होगा, गर्म, और यहाँ का वातावरण कैसा होगा, ठंडा, क्योंकि यहाँ की ऊष्मा कम हो गई ना। और जैसे यहाँ की ऊष्मा कम होगी तो ये ऊष्मा कम हो जाने का हम क्या करेगा, ये ऊष्मा कम हो जाने का हम क्या करेंगे, यहाँ के कण क्या हो गए, दुख, यहाँ के कणों में क्या हो गया, दुख हो गया। अब ये क्या करेंगे, इस चाय के कणों की जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेंगे, कुछ तो आधी इधर से अवशोषित कर लेंगे, कुछ आधी इधर से अवशोषित करेंगे। तो जैसे चाय के कणों की ऊष्मा को उसने अवशोषित किया, किसने, आसपास के ठंडे वातावरण है, आसपास के ठंडे वातावरण। तो जैसे चाय के कणों की क्या ऊष्मा को अवशोषित किया, तो बताओ इसका तापमान अपने आप कम हो जाएगा क्या, क्योंकि इसका तापमान को कौन ग्रहण कर लिया, कौन ग्रहण कर लिया, ये ठंडा वातावरण। तो चाय के कणों की जो ऊष्मा को ठंडा वातावरण अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण चाय के कणों की ऊष्मा कम हो जाती है, जिसके कारण चाय ठंडी हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, शीतलता। क्या कहा जाता है, शीतलता कहा जाता है। कि क्या कहा, जब वाष्पशील पदार्थ को, जब वाष्पशील पदार्थ अपने आसपास की, क्या कहा मैंने, जब कोई वाष्पशील पदार्थ है, ये कोई वाष्पशील पदार्थ है, क्या कहा, अपने आसपास की ऊष्मा को, अपने आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, अपने आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। और आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करके क्या हो जाता है, ये तो हो जाता है वाष्पशील, ये तो क्या हो जाएगा, तो आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा, आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शीतलता। क्या कहा जाता है, शीतलता। क्या कहा जाएगा बेटा, शीतलता कहा जाता है, कहा जाता है। क्या बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में, दोबारा से फिर क्या होगा, वाष्पशील पदार्थ के कण अपने आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करके वो वाष्पशील हो जाते हैं। तो आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करके करने के कारण वो आसपास का वातावरण क्या कर देता है, ठंडा हो जाता है। जैसे आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करता है
आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। जब आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है तो बेटा उसकी क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, शीतलता। उसे क्या कहा जाता है, शीतलता कहा जाता है। शीतलता हो गई। अब शीतलता हो गई तो शीतलता की कौन कौन से परिणाम अपन को देखने को मिलती है, कौन कौन सी घटनाएं जो अपन को उसको देखने को मिलती है। देखो तो शीतलता के कारण नंबर 1, देखो नंबर 1 क्या होगा, कप की अपेक्षा कटोरे में चाय पीना क्यों आसान है, क्योंकि क्या लिखेंगे, कप का आयतन क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। जिसके कारण क्या होंगे, इसके कारण क्या होंगे, ज्यादा वाष्पशील होंगे, आसपास की उष्मा को जल्दी जल्दी अवशोषित करेंगे और वाष्पशील हो जाएंगे। तो आसपास का वातावरण क्या करते हैं, जल्दी ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जल्दी ठंडा कर देते हैं। जिसके कारण क्या होगा, चाय कटोरे में जल्दी शीतलता आ जाती है, कटोरे में जल्दी शीतलता आ जाती है। जिसके कारण कटोरे में जल्दी शीतलता आ जाने के कारण कटोरे की चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जबकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो इसकी कण क्या होंगे, कम मात्रा में वाष्पशील होंगे और कम मात्रा में क्या करेंगे, उष्मा को अवशोषित करते हैं। इसलिए कटोरे की अपेक्षा इसमें क्या होती है, शीतलता तो आती है लेकिन कम आती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे ठंडी होती रहती है। इसलिए क्या कटोरे में चाय पीना कप की अपेक्षा आसान होता है। दूसरी बात, गर्मियों में घड़े का पानी, गर्मियों में घड़े का पानी, घड़े का पानी है ना, ठंडा क्यों रहता है, क्यों रहता है। एक ही घटना होगी, आपने देखा होगा क्या होगा, घड़ा है मिट्टी का बना होता है ऐसा। चलो अंग्रेजी में क्या कहते हैं घड़े को, कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा घड़े को क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो बता, लिख के बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये घड़ा है, अब आपने देखा होगा इसके ऊपर क्या होता है, जैसे मिट्टी का बना होता है, इसमें कण होते हैं छोटे छोटे, और जैसे कण होते हैं छोटे छोटे इसके चारों तरफ, तो कण होते हैं बेटा, तो क्या होगा, ये पानी बाहर आता रहता है, घड़े का पानी बाहर आता रहता है। और जब घड़े का पानी बाहर आता रहता है तो ये पानी वो पानी क्या करेंगे, अपने आसपास की उष्मा को अवशोषित करके वाष्पशील होंगे, अपने आसपास की उष्मा को अवशोषित करके वाष्पशील होते हैं। और जब आसपास की उष्मा को अवशोषित करके वाष्पशील होते हैं तो आसपास की उष्मा को जैसे वाष्पशील हो गया तो इस घड़े में क्या जाती है, शीतलता क्या जाती है, चारों ओर के वातावरण ठंडा हो जाता है, जिसके कारण घड़े में शीतलता आ जाती है, जिसके कारण उसका पानी ठंडा हो जाता है। फिर एक और बात आपने कभी देखा होगा, कांच के गिलास या ठंडी कोई भी चीज होती है उसको वातावरण में रख दिया जाए तो उसके बाहर की तरफ क्या होगी, जल की बूंदे जमा हो जाती है, जल की बूंदे जमा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बाहर रख दो, फ्रीजर से जैसे निकालोगे तो उसकी बाहर की तरफ क्या हो जाती है, जल की बूंदे जमा हो जाती है। और बता, प्लास्टिक के अंदर तो कोई छेद होते नहीं, फिर भी उसके बाहर कहां से जमा होगी, जल की बूंदे कहां से जमा होगी। तो देखो तो क्या होगा, अपन ने देखा होगा कि जैसे क्या करते बेटा, जो बोतल है उस फ्रीजर में से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, बोतल इतनी ठंडी होती है कि वातावरण का पानी देखो, जो वातावरण हो तो गर्म होता है, और गर्म होता है तो गर्म वातावरण क्या होती है, जल की वाष्प क्या होती है, जल की वाष्प। उस जल की वाष्प उस ठंडी बोतल के संपर्क में आ जाती है, जल की वायुमंडल की, जो वायुमंडल है ना उस वायुमंडल में क्या होगी, वाष्पीकरण के कारण उसमें वाष्प बनती है, तो वायुमंडल में होती है जल की वाष्प, क्या होती है, उस जल की वाष्प बूंदे होती है। और जैसे जल की बूंदे क्या होती है, उस ठंडी बोतल के संपर्क में आती है, ठंडी बोतल के संपर्क में आई तो जैसे ठंडी हो तो संघनन कारण, किसके कारण, संघनन कारण किस में बदल जाती है, द्रव में, किस में बदल जाती है, वो वायुमंडल की जल वाष्प संघनन कारण द्रव में बदल जाती है और उस बोतल के चारों ओर जमा हो जाती है, जिसके कारण बोतल के चारों ओर में जल की बूंदें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आपका लेसन नंबर 1 का पास्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा बेटा, ऐसा नहीं कि मैं लिख के लेके आ रहा हूँ और टीचरों के जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ ले सिर्फ चलता चाहे नहीं पहुंच, है ना, नहीं, हमने यहाँ पर बेटा हाँ क्या है, मेहनत से पढ़ाई जाती है। इसलिए बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से और एक सब्सक्राइब मेरी तरफ से, ठीक है, धन्यवाद।